Okay. Good afternoon, children. Welcome to our second year intermediate हिंदी क्लास। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कि किसान के बारे में। किसान आत्मनिर्भर होता है, वो खूब मेहनत करता है अपनी खेती के लिए। जहाँ गांव में जो किसान रहते हैं वो अपना काम स्वयं कर लेते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और उनको जो टेक्निक नहीं मालूम है, जिसके लिए उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है या मशीन के लिए दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है, तो ऐसे मशीन्स वो खरीदते नहीं हैं। और जहाँ जिसकी जानकारी होती है उन मशीनों को लेकर ही वे लोग काम करते हैं। एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन। और अपना घर खुद जो गांव में घास फूस लकड़ी जो कुछ भी मिलता है उससे अपना घर सजाते हैं। और उनका घर सजाने के लिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर डेकोरेशन, जो भी है उनके घर का, उनके झोपड़ी का, उनके छोटे से मकान का, नॉट मकान एक्चुअली घर, मकान या मकान किसको कहते हैं मालूम है बच्चों की? सिर्फ जहाँ चार दीवारी है तो उसको मकान कहते हैं। घर किसको कहते हैं? जहाँ परिवार रहता है, माँ बाप बच्चे जो रहते हैं उसको कहा जाता, दादा दादी उसको कहा जाता है परिवार। तो जिस परिवार में उनकी पत्नी उनका साथ देती है, घर को सजाने में उनकी पत्नी उनका साथ देती है, कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। तो बच्चों, हम अब पढ़ रहे हैं कि अपने पेज नंबर 51, अपने खेल या केंद्र पर वह बिल्कुल निर्भय, आदि व्याधि से दूर, आत्मनिर्भर होकर विरासता था। किसान की यह आत्मनिर्भरता धीरे धीरे चली जा रही है। एक एक करके बाहरी कल कांटे उसके जीवन पर छापा मार रहे हैं और वह उनके भ्रम जाल में पड़कर अपनी आर्थिक और बौद्धिक स्वतंत्रता खो रहा है। किसान न घर का रहेगा न घाट का। यदि लाख 2 लाख इस मोह के शिकार होते तो मजाक को यह सह लिया जाता, लेकिन करोड़ों देहात के मनुष्यों को बाहर की खर्चीली चीज़ों का गुलाम बना डालना ऐसी भूल होगी जिसके बोझ से किसान पिसा जाएगा। यानी कि किसान जो शहर में जो चकाचौंध है, जो लाइफस्टाइल है, रहने का जो तरीका है, उसको और क्या हो रहा है, वो आकर्षित होकर यहाँ पर आगे इधर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, शहर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बच्चों, गांव में कुछ बच्चे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, उनको आगे पढ़ने की चाह होती है। और जब आगे पढ़ने के लिए उनको जब गांव में कोई सुविधा नहीं मिलती तो ऑटोमेटिक लोग क्या करते हैं, शहर की ओर आ जाते हैं। और जब शहर की ओर आने के बाद उनको शहर का वातावरण अच्छा लगता है। जैसे कि देखिए, अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे भारत तो उतना डेवलप कंट्री नहीं है, फिर भी जैसे कि अमेरिका का जो लाइफस्टाइल है, जो विदेशों का जो लाइफस्टाइल है, जो ऑस्ट्रेलिया का लाइफस्टाइल है, तो वहाँ के लाइफस्टाइल से हमारा लाइफस्टाइल अलग ही है। तो यहाँ के बच्चे जब पढ़ने के लिए उन विदेशों को चले जाते हैं तो यहाँ वो आने की यहाँ पर कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उस वातावरण में, वहाँ के लाइफस्टाइल में वो क्या हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। उसी प्रकार से गांव के जो किसान के बच्चे हैं तो शहर की ओर आते हैं, और जब वो शहर की ओर आ जाते हैं तो शहर के जो चकाचौंध है, खाना पीना, स्टाइल, कपड़े लत्ते, इसको देखकर यहाँ के होकर रह जाते हैं। तो जो गाँव के जो लोग हैं उनकी अब दुर्दशा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ तो फिर उनकी खेती की उनको मदद करने के लिए कोई नहीं है। फिर वो जब सब लोग गांव से जब खेत की ओर आ जाएंगे तो खेती कौन करेगा? तो करें कि इसलिए हमारे जो भविष्य है या किसान का जो भविष्य है वो थोड़ा सा अंधकार में होता जा रहा है, ऐसा हमारे लेखक का भी कहना है और हम लोग भी ऐसा सोच सकते हैं। भारतीय किसान के पास हाथ पैर का बल है, उसके मन में काम करने का उत्साह है, उसे अपनी धरती और गृह गृहस्थी से प्रेम है, वह राह चलता है, बुद्धि का गुण भरपूर मात्रा में है। भारतीय किसान भाषा के भाव दोनों का धनी है। उसके गीतों में उसके सुख दुख की अनुभूति प्रकट होती है। इस अनुभूति के तार भारतीय साहित्य के अभिप्रायों में मिले हैं। उनकी पहली बुद्धि गांव के चोखों कहावतों में जगमगाती है। बच्चों, जो लोकगीत होते हैं, हम लोग बहुत सारे लोकगीत सुने हैं, देखे हैं, हम लोग पिक्चर्स में देखते हैं कि हम उनको बताने का मकसद ये होता है कि गांव का वातावरण कैसा है। हमारे को अपनी जो संस्कृति है, अपने जो कल्चर है, इसके लोग जो प्रोड्यूसर्स है, जो डायरेक्टर है, जो कथा लेकर के हमको क्या करते हैं, अवगत कराते हैं, हमको बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे उसने कहा है कि गांव के किसान बिल्कुल निर्मल हृदय का होता है, स्वच्छ हृदय होता है, उसके मन में स्वार्थ कपटीपना कभी भी नहीं होता है। और वो जब वो अपनी धरती को
अपनी माँ समझता है, उसको लक्ष्मी समझता है और उसकी वो सेवा करता है। जब कभी समय मिलता है तो गांव के लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर बैठते हैं, कुछ लोकगीत गाते हैं। हम लोग अक्सर पुराने सीरियल में, पिक्चर्स में, कहानियों में देखते हैं कि गांव की जो औरतें रहती थी सवेरे उठकर अपने जो भी औजार है, हल व बैल लेकर खेती को जाते हैं। जब हम लोग सुबह से उनको देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कभी हम लोग गाँव जाते हैं तो सवेरे जब हम लोग ट्रेन में जाते हैं उनको हम देख सकते हैं। फिर गांव की औरतें हाथों में घड़े लेकर बड़े मज़े से गाती हुई चली जाती है। कितने सुखद वातावरण है कि हरे हरे खेत होते हैं, पक्षी गाते रहते हैं खेत में, और फिर इनका जो वातावरण है, ये वातावरण क्या करता है, इस वातावरण को आह्लादित कर देता है। जब कभी शादी ब्याह होते हैं तो लोकगीत को लोग गा लेते हैं। आजकल के जैसे तुम्हारे जैसे डीजे पीजे कुछ नहीं होता है, बैंड बाजा नहीं होता है, वो अपने गा लेते हैं। उनके ढोले के ऊपर गीत होते हैं और उन गीतों में अलग की धुन होती है, अलग की मज़ा होता है, अपना हमारे मन को छू जाते हैं। और ये लोग अपने में, अपने गांव के लोगों में, एक गांव में अगर शायद एक लड़की की शादी है तो सारा गांव इकट्ठा होता है। उस लड़की को लोग अपने गांव की बेटी मानकर एक दूसरे से रहते हैं। और गाने में भी हम लोग देखते हैं कि गांव जो शहर के लोग जितना निगाह सकते हैं, जिनकी आवाज़ कभी कभी नहीं होती है, गाँव के लोगों की एक प्रकार की देन है, उस प्रकार से वो गाते हैं और उनके जो गीत है और मन को छू भी जाते हैं। मेल जोल किसान के जीवन को बांधने वाली पौड़ी रसी है। उनके मिलजुल जीवन चलाने का अद्भुत गुण है। खेतों के गाढ़े समय में जब काम का तोड़ रहता है, विशेषकर जुताई या बुताई या मैनी देवनी के कामों में वे खुले जैसे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। हाथ बटाने यानी कि एक दूसरे की मदद करना। अब जैसे कि बुआई, उसने बताया कि जुताई बुआई जोतना, तो बैलों को क्या करते हैं, वो हल लेकर चलाते हुए उसको जो खेत को साफ करते हैं, जहाँ जगह बीज बोना है, तो उस काम के लिए एक दूसरे की मदद लगती है। एक ही इंसान वो काम नहीं कर सकता है। तो ऐसे काम में जितने किसान भाई रहते हैं वो अपने एक दूसरे की वो अपने उसमें मदद करते हैं। बीज बोना है उसमें मदद करते हैं, निकालना है उसमें मदद करते हैं। तो जो कुछ भी है खेती से घर लाने तक अनाज में जितने भी काम में एक दूसरे की मदद होना है, ये लोग जी जान से करते हैं। वो अपने भाईचारा का संदेश हम लोगों को देते हैं और एक दूसरे की खुले दिल से मदद करते हैं। शादी ब्याह यज्ञ जीवनार के समय किस तरह सारा गांव और पास गांव भी एक सूत में बन जाता है, ये देखने लायक होता है। मैंने बताया ना कि जैसे गांव के लोगों की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। वो गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती है, उसकी शादी होती है, उसका ब्याह होता है और उसके बाद वो क्या करता है कि उसके शादी में, उसके विदाई में सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और सारे लोग क्या करते हैं, उस गांव में सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर उसमें शादी ब्याह में भाग लेते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। फाइनेंशियली भी, खाने में, पीने में, सभी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मनो गेहूँ पिसना हो तो कितने ही घरों की स्त्रियां बांट ले जाती है और गाते गाते आटा तैयार हो जाता है। सारे गांव बिरादरी की चक्कियां एक परिवार की सेवा में लग जाती है। दाल पिसना हो, कलाबे रंगना हो, तिल सेना हो और इस प्रकार की पारिवारिक साझेदारी से चटपट काम हो जाता है। सहकारिता की भीति पर बनी हुई जीवन पद्धति गांव में पहले से चली आती है। उसकी यदि बाहरी चोला न पहना जाए तो उसी जीवन में से धुन उनके क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। तो बच्चों, जैसे कि गांव में अक्सर जब उनको समय मिलता है, जब गर्मी के दिन होते हैं, जब ज़्यादा काम खेती में जब नहीं होता है, तो गांव की स्त्रियाँ करते एक दूसरे की मदद कर लेते हैं। जैसे कुछ घरेलू चीज़ें होती हैं हमारे खाने के लिए, कुछ घरेलू आइटम्स होते हैं खाने के लिए। तो जैसे कि गांव के लोग क्या करते हैं, पापड़ बना लेते हैं, बड़ियाँ बना लेते हैं, अचार डाल लेते हैं, तो एक दूसरे की मदद करते हैं। एक ही घर में जाकर कुछ औरतें इकट्ठा होकर क्या करते हैं, बना लेती हैं और बांट लेते हैं।
ये पद्धति ना थोड़ा सा राजस्थान में भी है। राजस्थान में मैंने सुना है कि राजस्थान के लोग क्या करते हैं, घर में पापड़ बनाते हैं। राजस्थान के पापड़ बड़े फेमस होते हैं, तो उसके बेलने के लिए, वो करने के लिए जो भी उसका प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या करते हैं, गांव के औरतें अपना पाटा बेलने जाते हैं, उस गांव में हंसते खेलते गाते क्या करते हैं, उस काम को निपटाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है हमारे पास। अब तो हम लोग क्या करते, चले झट से चले गए कि चलो मार्केट में चले गए, सुपर मार्केट में चले गए, बाज़ार में चले गए और जाके लेकर आकर खरीदते। पर हमारे घर के बनाई हुई चीज़ हमको कितनी अच्छी लगती है, ये लोग उस चीज़ को मानते हैं, एक दूसरे की मदद करने के, और वही चीज़ हमको लाकर बेचते हैं। पर जिस घर में वो चीज़ बनती होगी उसका स्वाद कितना अलग होता होगा, ये भी सोच लिए। गांव में जब कभी शादी ब्याह होती तो मैंने देखा है कि गांव में उस समय में सब्जी वगैरह नहीं मिलती थी, तो गांव के लोग क्या करते थे, जो खेती में जो सब्जी मिलती थी, जैसे बैगन है, तुम लोग कहते दोसा खाए जो होता है, या गंवार की फली होती है, सेम की फली, इनको लोग क्या करते थे, लाकर तोड़ के सुखा कर रखते थे। और जिस घर में भी शादी भी होती थी, लोग गरीब किसान, गरीब लोग हैं, हमारे जैसा उनको शो ऑफ नहीं है, हमारे जैसे उनको खाने की चाह नहीं है कि बड़े बड़े स्टॉल लगा ले रहे हैं, पानी पूरी लगा रहे हैं, चाट लगा ले रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना वेस्ट कर रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, मीठा बना रहे हैं, तरह तरह के आइटम्स बना रहे, तरह तरह के व्यंजन बना रहे, ऐसा वहाँ पर नहीं रहता था। जितने भी जो कुछ भी सीधा साधा खाना होता था, वो खाना क्या करते लोग बैठकर बना लेते थे, खाते थे और लड़की की विदाई करते थे, लड़की की शादी कर। कितना अच्छा वातावरण था। हमारे जैसा इतना ढेर सारा बना रहे हैं, खाने वाले खा रहे, अच्छा है तो खा रहे, नहीं तो छोड़ दे रहे, प्लेट में कितना कितना सारा अनाज ये लोग क्या करते वेस्ट करते हैं, उस डस्टबिन में डाल देते हैं। कितनी गंदी बात है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है और हम लोग कितना खाना वेस्ट करते हैं। तो ये बात भारत के किसान में नहीं रहती है। भारतीय किसान कथा वार्ता का प्रेमी रहा है, उसे अपने पूर्वजों के चरित्र में रुचि है। आँख उसकी काले अक्षर नहीं दिखती, पर कानों के द्वारा और कंठ के द्वारा लाखों ग्राम गीत, हजारों कहानियाँ, लोकोक्तियाँ और ऋतु एवं प्रकृति की बातें किसान के कंठ में हैं। कंठ में यानी कि वो लोग गाते हैं। तो बच्चों, हम लोग अब तो हम लोग टीवी में वगैरह देखते हैं, पर गांव में कुछ कुछ दिनों में जो कीर्तन होता है, जो सत्संग होता है, जो भजन होते हैं, कुछ त्यौहार होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं और कभी कभी शाम के वक्त ये लोग अपना प्रोग्राम बना लेते हैं। कई गांव के मंदिरों में, कई गांव के चौराहे पर, जहाँ पंचायत बढ़ती है उस जगह पर सारे इकट्ठा होते हैं और किसी महात्मा को, किसी सत्संग को बुलाकर ये लोग क्या करते हैं, उस कहानी सुनते हैं। तेलंगाना में या आंध्रा में, मुझे ठीक से नहीं मालूम, एक बुर्रा कथा होती है। ये बुर्रा कथा कहते हैं, किसी पुरुषों के, किसी संत के, किसी के बारे में, किसी राजा के बारे में क्या करते हैं, कहानी गा गा कर सुनाते हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मराठी गांव में जो महाराष्ट्र है, जो मराठवाड़ा है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, पोवाड़े बोलकर गाते हैं। कभी कभी भगवान के गीत ये लोग गाते हैं, कभी कभी भजन ये लोग मिलकर गाते हैं, कभी भगवान कीर्तन ये लोग बैठकर करते हैं और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सब एक साथ मिलकर गाते हैं और वातावरण को क्या करते हैं, आह्लादित कर देते हैं। और एक एक लोगों की आवाज़ बड़ी सुंदर होती है और साथ देने वाले भी लोग अच्छे होते हैं। ताल, मंजीरा, ढोलक से ये लोगों का मनोरंजन, अपने आप के गाँव का मनोरंजन अपने आप बैठकर कर लेते हैं। जाड़े की चिलकती धूप और गर्मी के प्रशांत रात्रि में, बरसात के घेरते गरजते समय और वसंत के फगुआ बयार में किसान का रोम रोम नृत्य और गीत के लिए फड़क लगता है। तो देखो, उसे बताया कि जाड़ों की चिलकती धूप और गर्मी के प्रशांत रात्रि में, अब रात होती है, मैंने बताया कि उनके पास ना कूलर होता है, ना एसी होता है, तो गर्मी होती है तो बाहर खुले मैदान में बैठते हैं, जब नींद आए जब सो जाते हैं। पर जब रात में जब इकट्ठे मिलती है, रात बड़ी सुहानी लगती है, धीमी धीमी हवा चलती है, लोग क्या करते हैं, बैठकर गाने गा लेते हैं, अपना एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं। जब सर्दी के दिनों में जब ज़्यादा सर्दी होती है तो लोग क्या करते हैं, चिलकती धूप, यानी कि जब सर्दी के दिनों में धूप बड़ी अच्छी लगती है तो धूप में बैठकर कभी कुछ गाने वाने गा लेते हैं, कुछ अपना काम कर लेते हैं, एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं। या कुछ जो ऋतु जो त्यौहार होती है, जैसे बसंत ऋतु है, इस त्यौहार में, या वर्षा ऋतु में कई त्यौहार आते हैं, तो इन त्योहारों में ये लोग क्या करते हैं, एक साथ बैठकर अपना अपना मनोरंजन कर लेते हैं। उनकी नसों की थिरकन भीतरी उल्लास के नृत्य में उंडेल देती है। और बैठे बैठे जब कोई गाना शुरू कर देता है तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आप उठकर नाचना शुरू कर देते हैं, अपने आप को एंटरटेन करते हैं, अपना आर्ट के लोगों को बताते हैं। जीवन की रक्षा करना है तो लोक नृत्य को मरने से बचाना होगा। लोक संगीत की लय
और फिर से कंठ में भरना होगा। आमों पर कूकती कोयलों का स्वर फिर से सुनना होगा। गर्मी के दिनों में बच्चों, जो कोयल होती है ना, तो आम के पेड़ पर बैठकर वो क्या करती, गाती है। गाती है यानी कि कैसे गाती है, जो गाय गाना गाती है उसी प्रकार से नहीं, उसकी जो आवाज़ होती है वो बड़ी मधुर लगती है, उसको सुनने में बड़ा आनंद आता है। इसीलिए तो लता मंगेशकर को भारतीय कोकिला कहा है, क्योंकि कोकिला की आवाज़ बड़ी मधुर होती है। और जो पेड़ के ऊपर बैठ के कोकिला गाती है तो हमारा ध्यान अपने आप उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो ये इन आवाज़ को सुनने के लिए गांव के भी लोगों की जो लोकगीत होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में। तो इनको हमको बचाना होगा, इनके बचाना यानी कि इनको प्रोत्साहित करना होगा, इनको भी शहर आकर लोगों के सामने ये कार्य करना होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि टीवी पर आजकल कुछ कुछ हो रहे हैं, ये लोग उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने एक प्रोग्राम आता था सोनी टीवी पर, इंडियन आइडल, तो यहाँ पर जो लोग जो गा रहे हैं, जो कितने पिछड़े लोग हैं, वो लोग कोई जूता पालिश करने वाला है। कल मैंने देखा कि कोई राजस्थान का, तो लोगों को बैठकर वो हिंदी में कहते हैं डोमारी का खेल या सांप का जो खेल होता है या पपेट शो जो होता है, वो बताकर वो अपना गुजारा करता था। उसको उन्होंने क्या करा, प्रोत्साहित करके लेकर आया है। और एक महिला जो बेंगलोर की थी, और इसमें भीख मांग कर खाना अपना जीवन निर्वाह करती थी, उसके लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो कई आजकल कई संस्थाएं जो है इन पिछड़े हुए लोगों को, इन बैकवर्ड लोगों को, जिसमें आर्ट है, इसमें कला है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक बार कर्मवीर नामक एक कार्यक्रम देखा, तो उसके अंदर से एक महिला जो बच्चों की, लड़कियों की जो रक्षा करती है, तो उसने देखा कि लड़कियों, उसने जीवन का अनुभव से लड़कियों की रक्षा के लिए मैंने देखा कि वो क्या करती थी, स्मशान घाट में सोती थी, क्योंकि रात के डर के मारे में स्मशान घाट में कोई नहीं जाता। और इस प्रकार से उसने बच्चों की रक्षा करके एक बहुत से बड़ा केंद्र खोला है। तो सरकार भी इसकी ओर ध्यान दे रही है, कर रही है, और इसकी ओर कर रही है, वो जो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, ये भी हमारे लेखक और हमको भी इनकी प्रशंसा करना चाहिए। जीवन के पुनः चिताने के लिए उनके नृत्य गीत अमृत का काम करेंगे। किसान को बाहर से आता हुआ सहानुभूति का स्वर चाहिए, उसके जीवन के सीधे सच्चे ढांचे को समझने, परखने और संभालने की आवश्यकता है, अस्त व्यस्त करने की नहीं। नोच खोच लेना आसान है, ठाठ खड़ा करना मुश्किल है। आज हलदर मनोवृत्ति चलाने की आवश्यकता है। देश में चारों ओर सब तरह की मनोवृत्तियाँ तैयार हो रही है, लेकिन हल्की मुठियाँ पकड़कर हलदर बनने या कहलाने की मनोवृत्ति का टोटा है। कहते हैं किसी गाढ़े समय में जनक ने हल्की मुठियाँ थामी थी, तब धरती ने सोना उगला था। आज सोने की घट की देवी धरती की पुत्री सीता के जन्म की पुनः आवश्यकता है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया बच्चों इसने, कि उसने कहा कि ये जो धरती है, ये धरती हमारे लिए सोना उगलती है। गाना है, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये जो धरती है, सोना यानी कि जो गोल्ड है, जो हम लोग पहनते हैं, जो बाजार, वो सोना नहीं, जो मिट्टी से जो अनाज आता है, जिसको हम लोग खाते हैं, अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, और उस अनाज को बेचकर लोग क्या करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। तो ये धरती हमारे लिए सोना है। तो इस धरती को हमको देखना है, इस धरती की उपज के लिए हमें काम करना है, उसके लिए हमको किसानों की मदद करना है। तो हल यानी कि हल तो मालूम है सभी को, धर यानी पकड़ने वाला। हलधर किसको कहते हैं? कृष्ण के भाई बलराम को हलधर कहते हैं, क्योंकि हमेशा हल लेकर चलते थे। तो यहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि सीता का कहा जाता है कि सीता जो थी, एक बार राजा जनक जो खेती में हल चला रहे थे, उस हल में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ था, और वही आज जो सीता के नाम से प्रसिद्ध है, उसको वैदेही भी कहा जाता है। और विदेह के राजा की बेटी थी, इसलिए उसको वैदेही कहा जाता है। और सीता क्या है, धरती माता की पुत्री है। इसलिए जब राम ने सीता का त्याग किया था और राम ने अग्नि परीक्षा दी थी, तब उसने क्या किया था कि धरती माँ को कहा था कि मुझे तुम अपने पास बुला लो, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि धरती उसकी माँ थी और उस धरती में ही वो समा गई है। तो ये हमारे लेखक ने वो एग्जाम्पल हमको यहाँ पर दिया है और कहा है कि ऐसे जनक ने एक धरती की बेटी को उठाया और उसने हमारे भारत में उसका नाम बड़ा उज्जवल किया है। वो और कोई नहीं, हमारी सीता माता ही कही जाती है। और सब जगह हम जाते हैं और किसान के खेतों में हमने जाना नहीं सीखा। हम हर जगह जाते हैं, मंदिर को जाते हैं, मस्जिद को जाते हैं, गुरुद्वारे को जाते हैं, अलग अलग पर्यटक स्थलों को जाते हैं,
हिल स्टेशंस को जाते हैं, पर हम लोग खेत में जाकर कभी किसान कैसा काम करते हैं, उनके जीवनचर्या कैसे होती है और कैसा रहते हैं, इसको हमने जाकर कभी भी नहीं देखा है। क्या हमारे अभिनंदन उद्घाटन जनपदों की लक्ष्मी के लिए अर्पित न होंगे? आवश्यकता है कि पर्याप्त प्रचार और उत्साह के सारे जनपद के कल्याण का उद्घाटन हम किसी दिन करें और उसी मुहूर्त में पृथ्वी और पृथ्वी के पुत्र किसान के जीवन का कायाकल्प करने के लिए जनपद के सच्चे सेवक या सरकार अमला कमर कम बसले एक एक जनपद को हम 5 वर्षों से अन्न और वस्त्र में बांट देंगे। वहाँ की भूमि के सिहा हाल कराल होकर घरी फाड़ कर लेंगे। वहाँ के तिनकों से मांस के लेबड़े चढ़ने लगेंगे और लुढ़कती हुई टाँट वाले सांड खेतों में खड़े मठराने लगेंगे। आज की जैसी मूर्छा, उदासी, असहायता का नाम निशान न रह जाएगा। किसान के लिए चारों ओर आशा का नया संसार होगा। किसान के जीवन के बारे में इसने बताया है कि किसान के जीवन में हम लोग क्या करते हैं कि जो मिनिस्टर होते हैं, एक मिनिस्टर आता है, एक प्राइम मिनिस्टर आता है। जैसे हमने परसों हमारे जो इलेक्शंस में देखा कि अमित शाह ऐसे थे, हम देखे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऐसे थे, वो बायोटेक का उद्घाटन करने के लिए आए। हमारे देश के बड़े प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह भी एक उनके एक पोस्ट है, ये भी हम लोगों ने इसको मान लिया। पर बच्चों, जब उनके आने से हम लोगों ने क्या उनका भव्य स्वागत किया, उसके लिए हमने पैसा खर्च किया। तो हम ये लेकर कहना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो किसान हैं, अगर ये लोगों ने उन्नति की, उनके खेतों में उन्नति हो गई, उनके बैल जो है उनको कभी चारा नहीं मिलता है, खाने के लिए नहीं मिलता है, दिन रात मेहनत करते हैं, कभी कभी बैल क्या हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो इन बैलों को खड़ा करने के लिए हमारी सरकार को पूरी तरह से मदद करनी चाहिए। क्या कभी सरकार ने, कोई किसान ने उन्नति की है, उसके स्वागत के लिए कुछ नया कदम उठाया है क्या? अगर उठाते तो कितनी हमारे लिए बड़े गर्व की बात हो सकती है। ऐसा इनका कहने का मतलब है कि जो किसान चारों ओर जब हम उनका स्वागत करेंगे तो वो भी प्रोत्साहित होंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे और उनके मन में एक प्रकार का उत्साह आ जाएगा और दुगने उत्साह से काम करेंगे। जब कोई इंसान अच्छा काम करता है, अगर हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसको हम लोग तारीफ़ करते हैं, तो उसके मन में एक जोश आ जाता है, यार मैंने ऐसा किया ना और मैं अच्छा करूँगा तो ये काम और अच्छा होगा। तो ये हमको करना है, ये हमारी सरकार को करना है, इन किसानों को आगे बढ़ाने की कोशिश हम लोग करना है। बच्चे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। हलदर मनोवर्ती का फगुन हटा देहातों में बहेगा तो एक और से दूसरी छोर तक सभी कुछ नया रस पाकर लहने लगेगा। देहातों को पैसा नहीं चाहिए, किसान का वरिष्ठ शरीर सकुशल बना रहे, वह धरती के साथ सती होकर उसके काया पलट देगा। देहातों किसान को पैसा नहीं चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको क्या है, उनके काम जो कर रहे हैं उसका उन्हें क्या कहेंगे कि काम के लिए उन्हें एक बल चाहिए। वो बल कैसे आते हैं कि हम उनकी तारीफ करें, उनके अनाज को सही ढंग से इस्तेमाल करें, उनको थोड़ा प्रोत्साहित करें, तो ये शक्ति उनको और आगे बढ़ने की शक्ति देगी, क्योंकि उनके शरीर में एक प्रकार का बल आ जाएगा और दुगने उत्साह से वो क्या करेंगे, काम करेंगे, दूसरे बल से वो काम करेंगे। हमारा देश किसानों का देश है, खेती हमारा राष्ट्रीय पेशा है। खेतीहार होना हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। हम अच्छे खेतीहार बन सके, इससे बढ़कर हमारे कल्याण की कोई बात नहीं है। हमारी पढ़ाई लिखाई का आदर्श, रहन सहन का आदर्श ये बनना चाहिए कि खेतीहारों की श्रेणी में हमारी गिनती हो। दूसरे का कि हमारा देश क्या है, किसानों का देश है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा राष्ट्रीय पेशा खेती है। तो इसके लिए और खेतीहार यानी कि किसान होना कोई वैसे देखा जाए तो आजकल कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह खुले हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारा देश उस जगह से आगे बढ़ा हुआ है ही, तो इसको और आगे बढ़ाने की हमको और ज़्यादा कोशिश भी करना चाहिए, ऐसे हमारे लेखक का कहना है। और जब ये हमारा देश पूरा आगे बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा देश किसानों का देश है और हम किसान हैं, इस बात का हम लोग एक प्रकार का गर्व अनुभव करेंगे। पाठ बड़ा इम्पोर्टेंट है, पढ़ने की लिखने की कोशिश करो। और भारत का किसान अपना घर की चीज़ बनाते हैं, इज़ वेरी इजी। भारतीय किसान के जीवन की कुछ विशेषताएं भी तुम लोग लिख सकते हैं। और आत्मनिर्भरता भारतीय किसान का बहुत बड़ा गुण है। संदर्भ से व्याख्या के लिए आता है, लेखक किस पाठ से लिया गया है, लेखक का नाम और इसका संदर्भ क्या है, इस बात के लिए क्यों कहा गया है, ये हमको लिखना होगा बच्चों। और
हमारे देश किसानों का देश है, खेती हमारा राष्ट्रीय पेशा है, ये रेफरेंस किया जा सकता है। बिल्कुल अगर सुना है तो आसान है लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम लिखने के लिए आ सकता है। शॉर्ट आंसर्स भी है, इसको शॉर्ट आंसर को तुम लिख सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पेशा कौन सा है, भारतीय किसान अपना मनोरंजन कैसे करता है, आत्मनिर्भरता किसका गुण है, किसानों के लिए आवश्यक सभी औजार कहाँ तैयार होते हैं। छोटे छोटे आंसर से लेसन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू अंडरस्टैंड यू कैन एबल टू राइट इट। सुन रहे हो तो लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन।